लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को हो रहा है। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद अलग अलग चैनल्स अपने एग्जिट पोल दिखाएंगे, जिससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार आगामी 4 जून को सत्ता में आएगी। इस बार का चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार 400 सीटों का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष ने 37 पार्टियों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाया है और इस बार के माहौल को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दे रहा है। चुनाव के पहले चरण के बाद से विपक्ष द्वारा वोटिंग प्रतिशत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी को लेकर था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शंका जाहिर की थी, तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे सख्ती से खारिज कर दिया था। ऐसे बयानों को मतदाताओं का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया था। यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गया था। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि मतदान होने के इतने दिन बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ जारी क्यों किया जा रहा है, आयोग इसको समझाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह एडीआर की इस याचिका पर 24 मई तक जवाब दाखिल करे। एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग वोटिंग के 48 घंटे के बाद वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डेटा जारी करे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल चुनाव आयोग के वकील से किया था। चुनाव आयोग ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा था कि डेटा इतना ज्यादा है कि इसे 48 घंटे के अंदर फाइनल कर लेना संभव नहीं है। एडीआर ने चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा था कि मतदान के आंकड़े को वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा था कि इसमें समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। वहीं 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की वापसी और ईवीएम पर संदेह की एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वोट प्रतिशत बढ़ने का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदलने की आशंका जताई थी। दरअसल एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए वोटिंग प्रतिशत का अनुमानित डाटा चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जारी किया था। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण की 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए थे। चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के आंकड़े में करीब 5 से 6% की बढ़त देखी गई थी। बता दें कि चुनाव आयोग के सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि आयोग के सीनियर अधिकारियों ने एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण के सभी संदेशों का जवाब दिया है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करने के बाद 26 अप्रैल को याचिका को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि क्योंकि एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण को 2019 से लंबित याचिका में आवेदन के जरिए कुछ भी लाने का मन है, कोर्ट इस पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है। चुनाव आयोग के वकील द्वारा भूषण के साथ तरजीही व्यवहार किए जाने वाली दलील पर सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने आपत्ति जताते हुए इसे गलत आरोप बताया था। उन्होंने कहा था कि अदालत को अगर लगता है कि किसी मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो वो ऐसा ही करेंगे, चाहे उनके सामने कोई भी हो। जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए बेंच पूरी रात बैठेगी। हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एडीआर की याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे भ्रम पैदा होगा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मतदान केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े बिना सोचे समझे जारी करने और वेबसाइट पर पोस्ट करने से लोकसभा चुनाव में व्यस्त मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। आयोग ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा था कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 70 प्रदान करने का कोई कानूनी अधिदेश नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम तरह की अंदरूनी खबर हमारे सामने आई है। लोगों को कई तरह की जानकारी इस बारे के चुनाव में लोगों को मिली है। फॉर्म 17C भी एक ऐसी जानकारी। इसके साथ ही बीजेपी पहले जहां 400 सीटों का दावा कर रही थी, तो वहीं अब भाजपा के किसी भी नेता के द्वारा 400 सीटों वाला दावा नहीं किया जा रहा है। यह चुनाव काफी टक्कर वाला दिखाई दे रहा है। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। ऐसी जानकारी मिली है कि उपराष्ट्रपति कार्यालय में जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे उनको परमानेंट कर दिया गया है। जानकारी ऐसी मिली है कि जिन कर्मचारियों को परमानेंट किया गया है वो 25 से 27 साल के लोग हैं और अब अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर करता है तो इस फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्मचारियों को परमानेंट किया जा चुका है। कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब 5:30 तक या 5:45 तक लोग चले जाते हैं, वोटिंग ख़त्म हो जाती है,
तो जो बाकी जो लोग जिन्होंने वोट नहीं किया वो बटन दबाए जाते हैं। कि कई जगह लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरा तो बटन दबा दिया गया किसी ने। कैसे फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है या कानून का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम अपलोड करें। चलिए वो बात छोड़िए। आपको मालूम है कि हर एक मशीन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेट करता है कि कब फ़ोन आया कब नहीं आया। ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका भी 2 सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हर एक मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो एंड्रॉयड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो जो विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर मशीन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ मशीन की वो रिकॉर्ड करता है। मोबाइल फ़ोन की सारी एक्टिविटी, इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मोबाइल फ़ोन ले लेता है पता करने के लिए कि कब कॉल आया कब नहीं आया, अवैध कॉल था, वैध कॉल था, ठीक है ना। तो वो सारा उसका रिकॉर्ड भी रखता। तो निश्चित रूप से इस मशीन का भी रिकॉर्ड है। ये तो है नहीं कि इस मशीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, हर एक मशीन का रिकॉर्ड होता है। इसको बोलते हैं एक्टिविटीज़ लॉग्स। लॉग होता है आपके मोबाइल फ़ोन में। लॉग क्या है? किस टाइम कॉल आया, वो सब लॉग्ड है। जैसे हम अस्पताल में जाएं तो MRI होता है ना, तो MRI सब लॉग होता है, वो भी मशीन है। तो ये लॉग को हिफाजत से रखना चाहिए। ये लॉग से पता चल जाएगा किस किस्म वोटिंग ख़त्म हुई, किस वक्त वोटिंग ख़त्म हुई, क्या वोट वैध थे या अवैध थे, ये भी पता चल जाएगा। और ये बताएंगे कि किस टाइम कब वोटिंग हुई। अगर 6 बजे वोटिंग बंद होती है तो कैसे वहाँ वोटिंग हुई 5 से 6 बजे तक। तो ऐसे ही हर एक साइबर क्राइम ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं लोग कि कौन सी धांधलेबाजी हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूं कि एविडेंस है जो हिफाजत से रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 30 दिन के लिए ये डेटा रखते हैं, 30 दिन के बाद गायब हो जाएगा। क्रूशल डेटा है। तो हम आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, आग्रह क्या, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आरोप लगा रहे हैं कि आप 17C फॉर्म आप अपलोड करते नहीं, ये बताते नहीं कि कितनी वोटें डाली गई, उनकी संख्या क्या थी, और जब काउंटिंग होगी तो उस समय आप काउंट करके तो आप नतीजा डिक्लेयर कर दोगे, कौन जीता कौन हारा। उस समय तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, फिर तो इलेक्शन कमीशन फाइल करनी पड़ेगी। तब तक पार्लियामेंट के नतीजे आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये जो लॉग्स हैं, ये जो डेटा है मशीन का, EVM मशीन का, इसको लगभग 2 या 3 साल हिफाजत से रखना चाहिए। और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और हर फेज ऑफ वोटिंग जो पोल में होता है वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए, ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको